हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का कोर्स जो है वो यहाँ पे कर रहे थे। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2। एंड इसमें हमने जो है चैप्टर नंबर 1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बात की थी अबाउट दी 1000 ईयर्स, राइट। कौन से 1000 ईयर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे? 700 सीई से लेके 1750 सीई तक के जो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स है, राइट। इनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आते हैं, राइट। सोसाइटी किस तरह से यहाँ पे चेंज हो रही है। रिलीजन के बारे में हमने बात की थी कि रिलीजन में भी जो है कई सारे चेंजेस आते हैं। एंड सोसाइटी की बात की थी, राइट। और भी कई सारे यहाँ पे चेंजेस आते हैं, न्यू किंगडम्स आते हैं, न्यू रूलर्स आते हैं, उनके बारे में बात की थी। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी, राइट। तो जो है इसी को अब हम यहाँ पे इन चेंजेस को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं इस बुक में। क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है ये जो है आपकी मिडिवल हिस्ट्री को, राइट, जो मध्यकालीन हिस्ट्री होती है उसे ये कवर करती है, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हमारा एंशिएंट इंडिया है, राइट, एंशिएंट पीरियड है वो खत्म होता है, तो हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड द मिडिवल पीरियड, राइट। तो अब मिडिवल पीरियड जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से किंगडम्स जो है वो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, राइट, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अराउंड 7th सेंचुरी से जो है हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, एंड ये जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक दे रखा है, एंड आप जो है डायरेक्टली वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। एंड डेली पीडीएफ जो होती है डेली लेक्चर्स की, वो आपको जो है वहां पे मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो डेली न्यूज आर्टिकल्स है, राइट, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी। तो आप इसे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां पे डायरेक्टली जाके जो है आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। So this is about me. So directly start करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, that is the new kings and kingdoms, right। नए kings and kingdoms की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब क्या होता है यहाँ पे, नई डायनेस्टीज का जो है एमरजेंस होता है बाय दी 7th सेंचुरी। जैसे कि आप पहले ही जानते हो कि जो किंगडम्स हुआ करती थी, राइट, वो जो है अपने अंडर जो है उन्होंने कई सारे और भी जो लोग थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने अंडर जो है उन्होंने कई सारे ऑफिसर्स रखे हुए थे, जो कि पावर तो उनके पास काफी हुआ करती थी। एंड सडनली एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वो जो है राजा से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, एंड वो क्या करते हैं, राजा से अपने आप को इंडिपेंडेंट करके अपनी अलग जो किंगडम है वो यहाँ पे बना लेते हैं। मीन जो पर्टिकुलर एरिया है वहां के रूलर वो खुद बन जाते हैं। एंड सेम चीज जो है यहाँ पे भी हुई थी। तो 7th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो देयर वर द बिग लैंडलॉर्ड्स, काफी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे, राइट, दे ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और द सामंतास। तो जो यहाँ पे क्या हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे वो इन लैंडलॉर्ड्स को जो है क्या बोला करते थे, इन्हें जो है यहाँ पे सामंतास बोला करते थे। ये लैंडलॉर्ड जो थे इनके पास काफी ज्यादा जमीन यहाँ पे हुआ करती थी, तो इन्हें जो है वो सामंतास भी बोला करते थे। एंड ये किंग क्या बोलते थे कि ये सामंतास जो है वो हमारे अंडर रह के वो काम करेंगे। हाउएवर इन लैंडलॉर्ड्स की एंड इन सामंतास के पास जो है काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि पावर जो है वो यहाँ पे हुआ करती थी, ओके। एंड ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो राजा के लिए गिफ्ट भी लेके जाते थे, एंड इन लैंडलॉर्ड्स को जो है कोर्ट्स में भी प्रेजेंट होना पड़ता था, वहां पे डिस्कशंस जो होती थी उसमें भी हिस्सा लेना पड़ता था। एंड ये राजा का जो है मिलिट्री सपोर्ट भी दिया करते थे। तो इसे हम जो है सामंतवादी सोसाइटी बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पे कि जो किंग है, राइट, वो जो है अपने पास इतनी ज्यादा आर्मी नहीं रखते हैं, वो यहाँ पे अपने अंडर क्या करते हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स जो है, राइट, उन्हें यहाँ पे जो है वो रख लेते हैं अपने अंडर। एंड ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में, मीन जो है कोई पर्टिकुलर लैंड है उसके पास, वहां पे जो है वो खेती करवाता है लोगों से, राइट। एंड जब यहाँ पे राजा को जरूरत होती है तो क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो राजा को जो है ये एज ए आर्मी, ये जो लोग पहले खेती किया करते थे एक समय में, वो जब राजा को यहाँ पे जरूरत होती है तो वो जो है क्या करते हैं, आर्मी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। एंड यही वाले जो लोग एक समय में यहाँ पे खेतों में काम किया करते थे वो एज ए आर्मी राजा के लिए काम करते हैं,
राइट। एंड इसके बदले में राजा जो है वो इन लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने जो है लैंडलॉर्ड्स बनाया हुआ था, वॉरियर चीफ बनाया हुआ था, उन्हें जो है एक लैंड जो है वो दे देते थे। एंड वहां का मीन करता धरता हम बोल सकते हैं वो लैंडलॉर्ड ही हुआ करते थे। वहां से जो टैक्सेस है, वहां से जो इनकम होगी वो सारी उस पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड की ही होगी। ओके। हाउएवर ये जो लैंड्स में जो लोग काम करेंगे उन्हें ढूंढना जो है इस लैंडलॉर्ड की ही जिम्मेदारी होती थी। एंड जब कभी यहाँ पे राजा को जरूरत है तो वही वाले जो लोग खेतों में काम किया करते थे वो एज ए आर्मी राजा के लिए भी काम किया करते थे। तो इसे जो है सामंतवादी सोसाइटी जो है वो बोला जाता है। डेट इज वाई ये जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो वॉरियर चीफ्स थे इन्हें हम जो है सामंतास भी बोलते हैं। ओके। तो अभी जो सामंताज हैं इनकी पावर बढ़ती जाती है, इनकी वेल्थ भी ऑब्वियसली बढ़ती जाती है। तो ये अपने आप को जो है महासामंता डिक्लेयर कर देते हैं या फिर महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन है या फिर कोई एक सर्कल है, राइट, उसका ग्रेट लॉर्ड हो गया। मीन पर्टिकुलर रीजन का जो है वो अपने आप को लॉर्ड मान लेते हैं, राजा मान लेते हैं, राइट। इस तरह के जो है बड़े बड़े टाइटल्स जो है वो ये अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सम टाइम्स जो है वो इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं अपने ओवरलोड से, मीन अपने राजा से जो है ये इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे राष्ट्रकूटास का, राइट, जो कि डेक्कन में यहाँ पे जो वो लोकेटेड थे। मीन जो ये एरिया के वो राजा थे डेक्कन के। तो पहले जो है ये जो राष्ट्रकूटास थे वो किन के अंडर हुआ करते थे, वो चालुक्यस के अंडर हुआ करते थे, जो कि कर्नाटक के रूलर थे, उनके अंडर ये काम किया करते थे राष्ट्रकूटास, राइट। एंड इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग जो कि एक राष्ट्रकूटा चीफ थे। तो ये क्वेश्चंस भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। तो दंती दुर्ग जो कि एक राष्ट्रकूटा चीफ थे वो क्या करते हैं, अपने चालुक्य ओवरलोड को जो है वो ओवरथ्रो कर देते हैं। एंड देन उसके बाद में जो है एक यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसे हिरण्यगर्भ बोला जाता है। एंड जिसका लिटरली इंग्लिश में मीनिंग है गोल्डन वॉम्ब। ओके। हिरण्यगर्भ जैसा एक रिचुअल जो है वो ये परफॉर्म करते हैं। तो जब ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है एंड इसे जो है ब्राह्मण्स की हेल्प के साथ परफॉर्म किया जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो जो है क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग नहीं भी करता है, जब वो पर्सन जो है इस रिचुअल को परफॉर्म कर लेता है तो उसका रीबर्थ हो जाता है एज ए क्षत्रिय, राइट, ऐसा माना जाता था। So in other cases, men from the enterprising families use their military skills। तो एक तो ये बात होगी कि यहाँ पे जो है सामंतास ने अपने लैंडलॉर्ड को उखाड़ फेंका। तो ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे राष्ट्रकूटास ने ऐसा किया था, चालुक्यास को जो है यहाँ से डेक्कन एरिया से उखाड़ फेंका था। तो कुछ और एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोगों ने या फिर कुछ लैंडलॉर्ड्स ने अपनी मिलिट्री स्किल्स का यहाँ पे यूज किया था अपनी किंगडम्स को बनाने के लिए। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कदम्बा मयूर शर्मन या फिर दूसरे आगे यहाँ पे गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र। ओके। ये जो है सारे ब्राह्मण हुआ करते थे। एंड इन लोगों ने क्या किया था कि अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन होते हैं ब्राह्मण्स के, राइट, उन्हें छोड़ देते हैं एंड वो हथियार उठा लेते हैं एंड सक्सेसफुली किंगडम्स को वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। कहाँ पे करते हैं, कर्नाटक एंड राजस्थान के एरिया में, गुर्जरा प्रतिहारा, राइट। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो एरिया यहाँ पे डेक्कन का जो एरिया है ये यहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आ जाती है। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारा जो है वो ये जो है 900 AD की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो एरिया 900 AD में ये वाला सारा जो एरिया वो गुर्जर प्रतिहारा के अंडर ही हुआ करता था, राइट। किस तरह से जो है इनके अंडर ये आता है इसके बारे में भी हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेक्कन का एरिया जो है वो राष्ट्रकूटास के अंडर आ जाता है, जो कि एक समय में चालुक्यास के अंडर हुआ करता था, राइट। एंड ये जो राष्ट्रकूटास थे वो चालुक्यास के सब ऑर्डिनेट हुआ करते थे। सो अब प्रशासन की बात कर लेते हैं। इन किंगडम्स के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो नए किंग्स बने थे इन्होंने जो है काफी सारे बड़े बड़े टाइटल्स जो होते वो अडॉप्ट किए थे, जैसे कि महाराजा अधिराजा जिसे हम ग्रेट किंग बोल सकते हैं या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स बोल सकते हैं। दूसरा हो गया त्रिभुवन चक्रवर्ती, डेट इज द लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, मीन तीनों जो वर्ल्ड्स है यहाँ पे, तो वहां का राजा वो है, उसे हम जो है त्रिभुवन चक्रवर्ती बोल सकते हैं। इस तरह के टाइटल्स जो है इन्होंने अडॉप्ट किए थे। इन टाइटल्स के बारे में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में, स्टेट प्रीलिम्स में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में। ओके। सो क्या होता है,
However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas. तो इतने बड़े बड़े इन लोगों ने टाइटल्स तो अडॉप्ट किए थे, ये जो नए रूलर्स बने थे. However, इन्होंने भी अपने अंडर जो कुछ सामंतास जो होते हैं, या फिर जिन्हें हम बोल सकते हैं कि लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने अपने अंडर रखे हुए थे. ओके, तो क्या था, एज वेल एज विद दी एसोसिएशंस ऑफ द पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड द ब्राह्मण्स. तो ये जो है अपनी पावर को शेयर करते थे, किनके साथ, अपनी समंतास के साथ, पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ एंड ब्राह्मण्स के साथ भी. ओके, तो क्या था, इन ईच ऑफ दी स्टेट जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते थे, फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन हुआ करते थे यहाँ पे, जो पीजेंट्स है वो अनाज पैदा करते हैं, तो वहीं से रिसोर्सेज आएंगे खाने पीने के लिए. तो कैटल कीपर्स हो गए, वहां से दूध वगैरह जो है वो यहाँ पे लेते थे. आर्टिजन्स हो गए, राइट, इन सब लोगों से जो है रिसोर्सेज ऑब्टेन किए जाते थे. एंड इन लोगों को जो है या तो मनाया जाता था कि आप जो है हमें कुछ हिस्सा अपनी प्रोडक्शन का वो राजा को देंगे एज ए गिफ्ट, या फिर जो है उन्हें कंपेल किया जाता था कि आप जो है अपना जो भी प्रोड्यूस्ड है वो सरेंडर कर दीजिए राजा के अंडर. तो इस तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज ये इकट्ठे करते थे एंड अपनी पावर को जो है ये शेयर करते थे. मीन जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ये जो है इन लोगों की हेल्प के साथ जो है वो चलता था. कोई भी राजा जो है अकेला पूरा प्रशासन नहीं चला सकता है, तो उन्हें ऑफिसर्स की यहाँ पे जरूरत होती ही है. So sometime these were claimed as a rent. तो ये जो प्रोड्यूस यहाँ पे इन लोगों से लिया जाता था, पीजेंट से, कैटल कीपर से या फिर आर्टिजन से, तो ऐसा बोला जाता था कि आप जो है जिस लैंड के ऊपर खेती कर रहे हैं या फिर जिस लैंड के ऊपर आप रह रहे हैं उसका रेंट आप जो है यहाँ पे दे रहे हैं. जब ये कंपेल करते थे उन्हें प्रोड्यूस देने के लिए, तो वो बोलते जो प्रोड्यूस हमें आप दे रहे हो वो एक रेंट है. ओके, सो रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम दी ट्रेडर्स. अब जो ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे, व्यापारी, उनसे भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था. एंड ये जो सारे रिसोर्सेज थे, ये जो सारा पैसा था या फिर जो फाइनेंस था, ये कहाँ पे वो यूज करते थे, राजा की इस्टेब्लिशमेंट को जो है, राजा की जो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं उसमें वो यूज किया करते थे, या फिर टेम्पल्स एंड फोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूज किया करते थे. राइट, एंड जब वॉर्स में भी पैसा यहाँ पे यूज हुआ करता था तो वहां पे इसे वो यूज करते थे. ये जो अनाज हो गया, कारीगर की जो चीजें होती, कैटल कीपर्स की जो चीजें हो गई, यहाँ पे उनका प्रोड्यूस हो गया, इन सब चीजों को जो है यहाँ पे वो वॉर्स में भी यूज करते थे. एंड विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर. तो ये जो वॉर्स वहां पे क्यों लड़ते थे, ये जो है दूसरी लैंड पे जाके लूटपाट मचाने के लिए, वहां पे जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए जो है वो यहाँ पे युद्ध किया करते थे. ओके, या फिर लैंड को असेस करने के लिए वो युद्ध करते थे. एंड इवन कुछ ट्रेड राउट्स होते हैं उनके ऊपर भी जो है अपना कंट्रोल करने के लिए युद्ध करते थे, सो डैट कि जो भी लोग वहां से ट्रेडर्स जो गुजरेंगे उनसे जो है ये टैक्सेस लेंगे. तो मीन इनकम के लिए ही, पैसे के लिए ही जो है ये युद्ध यहाँ पे किया करते थे. ओके, सो द फंक्शनरीज जो थे यहाँ पे, जिन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रखा गया था, उन्हें जो है इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज जो होती हैं जिनका रुतबा होता था, उन्हीं में से जो है लोगों को यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रखा जाता था. एंड ये जो पोजीशंस यहाँ पे हुआ करती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ये भी जो है हेरिडेटरी हुआ करती थी. हेरिडेटरी में जैसे पहले पिता काम कर रहा है, उसके बाद में उसका बेटा भी जो है उसी पोजीशन पे आके काम कर सकता है. एंड ये जो आर्मी है, आर्मी के लिए भी जो है सेम चीज थी, ये भी हेरिडेटरी ही पोजीशंस थी. एंड आर्मी में भी जो है इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोगों को ही रखा जाता था. ओके, कई बार जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं राजा के, उन्हें जो है ये सारी पोजीशंस दे दी जाती थी. राइट, एंड अब प्रशस्तिस भी यहाँ पे यूज की जाती थी इस समय में भी. मिडीवल पीरियड में, स्टार्टिंग वाला जो अर्ली मिडीवल पीरियड है, वहां पे भी प्रशस्तिस यूज की जाती थी. एंड लैंड ग्रांट्स भी जो होती, जो लैंड ग्रांट्स यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा था कि किंग है, किंग ने अपने अंडर जो है कुछ यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स या फिर सामंतास रखे हुए हैं, उन्हें जो है लैंड ग्रांट्स जो है वो यहाँ पे दे रखी है. लैंड्स जो है उन्हें यहाँ पे दी होती थी, वहां पे वो खेती करवाता था, वहां का सारा जो पैसा है वही इकट्ठा करता था, जो सामंत हुआ करता था. तो ये जो लैंड है वो किस तरह से वो दी जाती थी, वो लैंड ग्रांट्स जो इन्होंने यहाँ पे रखी होती थी, मीन रिकॉर्ड करके यहाँ पे रखी होती थी. जैसे आज अगर हम यहाँ पे अपनी लैंड को किसी को देना है, बेचना है, सेल करना है, तो उसकी रजिस्ट्री हमारे पास होती है. तो सिमिलरली उस समय में लैंड ग्रांट्स यहाँ पे हुआ करती थी, जिसके ऊपर रिकॉर्ड करके रखा जाता था कि ये लैंड मैं जो है इस पर्सन को दे रहा हूँ, एंड इस लैंड के ऊपर जो है वो कौन कौन से काम कर सकता है. राइट,
सो प्रशस्तिस कंटेन द डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। अगर हम प्रशस्तिस की बात करें तो प्रशस्तिस जो है वो थोड़ी सी, उसका मतलब ही यही है प्रशंसा करना, प्रेस करना किसी राजा की। तो हो सकता है कि वहां पे बढ़ा चढ़ा के राजा की प्रशंसा की हो इस प्रशस्तिस में। तो प्रशस्तिस में कुछ ऐसे डिटेल्स होते हैं जो कि लिटरली ट्रू नहीं होते हैं। ओके तो क्या होता है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स, बट वो ये हमें बताती कि रूलर्स अपने आप को किस तरह से लोगों की नजरों में जो है दिखना चाहते थे, एज ए वेलियंट विक्टोरियस वॉरियर के तौर पे जो है वो यहाँ पे दिखना चाहते थे लोगों की नजरों में। तो इन प्रशस्तिस को जो लर्न ब्राह्मण्स थे वही कंपोज किया करते थे, एंड हु ओकेजनली हेल्प इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, एंड ये जो ब्राह्मण्स थे वो प्रशासन में भी जो है हेल्प किया करते थे, एंड वही जो इन प्रशस्तिस को भी कंपोज किया करते थे। सो किंग्स जो है, जो वो ये प्रशस्तिस यहाँ पे लिख दी जाती थी इन ब्राह्मण्स के द्वारा, जो राजाओं की प्रशस्तिस यहाँ पे लिखा करती थी, तो ये जो राजा थे वो ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड भी देते थे, जैसे कि लैंड दे दी उन्हें एज ए ग्रांट। सो ये जो लैंड ग्रांट्स होती हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर की प्लेट के ऊपर, एंड इन लैंड ग्रांट्स को जो है उस पर्सन को दे दिया जाता था जिस पर्सन को ये लैंड दी गई है। ओके So unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over the Kashmir। तो यहाँ पे एक 12th century में एक पोएम जो है वो लिखी गई थी जिसमें जो है उन राजाओं की हिस्ट्री के बारे में बताया है जिन्होंने कश्मीर में यहाँ पे रूल किया है, एंड इसे जो है एक कल्हान नाम के ऑथर हैं उन्होंने कंपोज किया है। राइट तो उन्होंने जो है यहाँ पे वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज किए हैं इस प्रशस्ति को लिखने के लिए, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस हो गए, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स हो गए, अर्ली हिस्ट्रीज हो गई। तो ये सारे सोर्सेज का उन लोगों ने यूज करके, मीन कल्हान ने इन सारे सोर्सेज का यूज करके ये एक संस्कृत पोएम जो है लिखी थी। ये संस्कृत पोएम जो है वो किसके लिए लिखी गई थी, उन राजाओं के लिए जिन्होंने कश्मीर पे यहाँ पे रूल किया है। ओके So, unlike the writers of the Prashastis, he was often critical about the rulers and their policies। तो जैसे हम प्रशस्तिस की बात करें, प्रशस्तिस जो है ओनली वो उसे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल भी राजाओं को, उनकी प्रशंसा ही करते हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ा के जो है यहाँ पे बताया होता है। ऑन दी अदर हैंड कल्हान ने क्या किया है कि वो कुछ रूलर्स के लिए क्रिटिकल भी हैं, राइट, उनकी पॉलिसीज के रिगार्डिंग भी जो है उन्होंने अपने कुछ क्रिटिकल व्यूज भी यहाँ पे दिए हैं, ओनली प्रशंसा ही उन्होंने यहाँ पे नहीं की है। ओके तो एक यहाँ पे नागभट्ट जो रूलर थे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी हमें एक प्रशस्ति मिली है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन द प्रशस्तिस। जैसे कि आप जानते हो, आपने यहाँ पे गुप्ता रूलर जो कि समुद्रगुप्त थे उनकी प्रशस्ति के बारे में भी पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। राइट सो वन प्रशस्ति जो कि संस्कृत में लिखी गई है वो ग्वालियर से मिली है। ओके मध्य प्रदेश से मिली है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ये जो है क्या डिस्क्राइब करती है कि नागभट्ट ने, राइट, नागभट्ट डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द नागभट्ट, जो कि एक प्रतिहारा किंग थे, कि किस तरह से जो है उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था आसपास के लोगों को। राइट तो जो किंग है आंध्र प्रदेश के सेंधावा या फिर सिंध के विदर्भ के, जो कि विदर्भ जो ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र का ही पार्ट है, एंड कलिंगा के वो किंग थे पार्ट ऑफ ओडिशा। राइट कलिंगा जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ओडिशा। तो ये जो सारे राजा हैं वो नागभट्ट के सामने जो है कुछ भी नहीं थे, उनके सामने जो है उनके पैरों में वो पड़ते थे। राइट जब वो प्रिंस थे, अभी जो है वो अपने बाल्यावस्था में ही थे, तो तब से ही लोग जो है उनसे डरते थे, ये जो सारे किंग थे वो डरते थे उनसे। सो उन्होंने ये भी बोला है कि कनौज के रूलर थे चक्रयुध, राइट, उनसे भी जो है इन्होंने जीत प्राप्त की है। एंड वांगा जो कि एक बंगाल का पार्ट है, अनर्ता जो कि गुजरात का पार्ट है, मालव जो कि मध्य प्रदेश का पार्ट है, कीरत जो कि फॉरेस्ट पीपल्स थे, तुरुष्का टर्क्स हो गए, वत्स मत्स्य ये दोनों ही किंगडम जो है ये नॉर्थ इंडिया में है। तो इन सभी राजाओं को भी जो है नागभट्ट ने हराया है। तो ऐसी कुछ अचीवमेंट्स जो है नागभट्ट के बारे में जो है प्रशस्ति में लिखी गई हैं। ओके सो अब लैंड ग्रांट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो लैंड ग्रांट्स यहाँ पे कॉपर प्लेट के ऊपर जो लिखी जाती थी, तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो लैंड ग्रांट्स थी यहाँ पे 7th सेंचुरी या फिर 8th सेंचुरी में ये जो है कॉपर प्लेट के ऊपर जो है वो लिखी जाती थी, एंड ये उस पर्सन को दी जाती थी जो कि ओन करता था इस लैंड को, मीन जिसे जो है ये लैंड दी गई है। ओके
तो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन भी मिला है, एक कॉपर प्लेट के ऊपर एक लैंड ग्रांट भी मिली है। तो उसमें बताया हुआ है कि जब वो लैंड ग्रांट किसी पर्सन को दे रहे हैं तो उसके साथ जो है उस पर्सन को क्या क्या हक मिलते हैं, वो क्या कर सकता है उस लैंड के ऊपर, राइट। सो दिस इज ए पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट जो कि चोलास ने दी थी। चोलास ने जो है किसी पर्सन को यहाँ पे दी थी। तो एक तमिल सेक्शन जो है वो यहाँ पे मिला है लैंड ग्रांट का। तो वो ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड जो है, राइट, एक हिस्सा जो है, एक पर्टिकुलर लैंड जो यहाँ पे दी गई है, उसके इर्द गिर्द जो है इन्होंने इम्बैंकमेंट्स जो होती हैं, राइट, वो यहाँ पे बना दी हैं। मीन जो हम बोल सकते हैं कि थॉर्नी बुशेस से जो है इन्होंने यहाँ पे इम्बैंकमेंट्स जो होती है वो यहाँ पे बना दी हैं। तो मीन किनारे जो इसके बना दिए हैं कि इसके बाहर जो है वो लैंड यूज नहीं कर सकता है, ये जो इम्बैंकमेंट्स के अंदर जो लैंड है वही जो है उसकी लैंड है। एंड दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स। तो इस लैंड के ऊपर जो है ये लैंड किस तरह की है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी है, यहाँ पे वाटर है, लैंड है, गार्डन्स है, ऑर्किड्स हैं, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस है, पास्चर लैंड भी है, एक विलेज भी है, एंड हिल है, एंड हिल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, डिचेस, रिवर्स, राइट, सिल्ट लैरिन लैंड, टैंक्स, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड्स, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स। तो ये सारी चीजें जो है इस लैंड के ऊपर अवेलेबल हैं एंड वो इन सारी चीजों को यूज कर सकता है। एंड ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। एंड जो है ये लैंड जिस पर्सन को दी गई है वो यहाँ से टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकता है, राइट। एंड जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा जो भी टैक्सेस यहाँ पे लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं एज ए फाइन जो लगाए जाते हैं, तो वो उन टैक्सेस को भी इकट्ठा कर सकता है। ओके, वूवन क्लोथ्स जो होते हैं वहां से भी उनसे उनके ऊपर भी वो टैक्स इकट्ठा कर सकता है, व्हीकल्स के ऊपर भी टैक्स वो लगा सकता है। ये सारे उसके हक थे। एंड वो जो है बड़े बड़े रूम्स होते हैं वो बना सकता है, अपर स्टोरीज बना सकता है जो कि बेक्ड ब्रिक से जो है वो बना सकता है। एंड लार्ज एंड स्मॉल वेल्स जो होती हैं वो भी वो डक करवा सकता है। ट्रीज को प्लांट कर सकता है, थोर्नी बुशेस जो होती है वो यहाँ पे प्लांट कर सकता है। एंड अगर यहाँ पे जरूरत पड़े तो वो कैनाल्स भी जो है वो बना सकता है इरिगेशन के पर्पस के लिए। ओके, बट उसे जो है ये इंश्योर करना है कि पानी जो है वो वेस्ट ना हो एंड इसके इर्द गिर्द जो है इम्बैंकमेंट्स जो है वो यहाँ पे इन लोगों ने बनाई हो। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे लैंड ग्रांट्स में लिखी होती थी। एंड जब किसी पर्सन को लैंड दे दी जाती थी तो उसके साथ साथ जो है उस पर्सन को ये सारे हक मिलते थे। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, राइट। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे आप जो है लिख सकते हो एज इट इज, आप जो है इसे वहां पे नोट डाउन कर सकते हो, राइट। सो वील कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर नंबर 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.